जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल हरिटेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो आधुनिक काल की, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आपका आधुनिक काल था, यानी 19वीं सदी का जो काल था, उसी के अंतर्गत आपके आने वाले एक काल हम छायावाद पे बात करने वाले हैं। यानी कि 1918 से लेके 1936 पर हम बात करने वाले हैं। 1918 से लेके 1936 पर बात करने वाले हैं, यानी कि रोमांटिक उत्थान की बात करें, यानी कि छायावाद की बात करें, तो आज हम छायावाद पर बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम छायावाद पे बात करते हैं कि छायावाद में किस प्रकार के छायावाद से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि छायावाद की बात करी जाए, यानी कि अच्छा बात कर ले थोड़ा सा छायावाद की कि छायावाद के जो समय सीमा था क्या था, 1918 से लेकर 1936 तक था। और छायावाद को जो है, छायावाद के जो चार स्तंभ थे, क्या छायावाद के जो आपके चार स्तंभ हैं, छायावाद के चार स्तंभों पे बात करिए। ठीक है, छायावाद के चार स्तंभों में से एक तो आपके निराला जी हैं, यानी कि बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। और एक आपके पंत जी हैं, पंत जी हैं। और आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, कौन कौन? जयशंकर प्रसाद जी, यानी पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए हम बात करें, हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है कि निराला की प्रथम काव्य संग्रह, कि जो निराला थे, बाबा निराला थे, कि जो निराला थे इनकी जो है प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ आपकी जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका। तो ये जो चारों रचनाएं आपकी दिख रही हैं ये आपकी निराला जी की ही हैं, जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा और गीतिका। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए कौन सा है, राम की शक्ति पूजा की बात करी जाए तो इसमें राम की शक्ति का वर्णन किया गया। तो इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है जूही की कली। जूही की कली की बात करी जाए तो इनका जो प्रथम संग्रह कौन सा है वो है जूही की कली। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कविता को कल्पना के कानन की रानी, जो कविता है, कविता को कल्पना की कानन की रानी, एक क्वेश्चन बनता है कि जो कविता आपकी है, कविता को कल्पना की कानन की रानी किसने कहा है? किसने कहा है? आपके यहाँ देख रहे होंगे आपके छायावाद के चार स्तंभ है, जो निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। तो पूछ रहा है कि कल्पना के कानन की रानी, यानी कि बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि यही चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं यही चारों लोग ही आपके छायावाद के, अगर पूछा जाए कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो छायावाद के चार स्तंभ आपके निराला जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कल्पना के कानन की रानी, कल्पना की कानन की रानी की बात करी जाए तो कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? बाबा निराला ने कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा के बाद, यानी कि जो छायावाद के चार स्तंभ है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, आपके जो है निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो ये कह रहा है कि ये चारों जो हैं, महादेवी वर्मा का पांचवा कवि किसे माना गया है? छायावाद का जो पांचवा कवि है वो किसे माना गया है? ऑप्शन दिया हुआ है राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की बात करी जाए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करी जाए, सियाराम शरण गुप्त की बात करी जाए, तो यहाँ छायावाद के जो पांचवें स्तंभ के रूप में देखा जाता है, किसे देखा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को देखा जाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, छायावाद, छायावाद की बात करी जा रही है कि छायावाद पे अच्छा छायावाद कहते किसे हैं? आप सभी से मेरा एक प्रश्न बनता है कि छायावाद किसे कहते हैं? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छायावाद किसे कहते हैं। ठीक है, कि छायावाद कहते किसे हैं? ठीक है, छायावाद कभी व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो आपका ये पूछता है कि ये जो छायावाद का व्यक्तिगत अनुभूति सौंदर्य का दर्शन है, ये कथन किसका है?
डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का और नामोहन सिंह जी का। ठीक है, चलिए इसमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके कि ये जो 4 नाम दिए हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है इसमें से। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है चारों नामों में से। ठीक है, तो अब बात करी जाए कि छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति, यह जो छायावाद है वो कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है, यानी कि जो कवि है उसके खुद के सौंदर्य का, यानी कि व्यक्तिगत यानी कि स्वयं के सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है। यानी कि जो छायावाद के कवि है, जो कविता कर रहे हैं, जो कवि करने वाले हैं, उनके ही व्यक्तिगत अनुभूति, वो अनुभूति कर रहे हैं और उसी को वो अपने कविता में निखारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है, डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की झरना कब प्रकाशित हुई, यानी कि झरना जो आपके प्रसाद जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी, कामायनी लिखने वाले व्यक्ति, महाकाव्य जिन्होंने कामायनी लिखा, उन्हीं की एक प्रकाशित कविता है झरना। झरना की बात करी जाए कि झरना कब प्रकाशित हुई, तो झरना की बात करी जाए ऑप्शन दिया है 1918 में, यानी कि छायावाद का प्रारंभ हो रहा है। 1850 में आधुनिकता का दौर प्रारंभ हो रहा है, 1920 में और 1900 में। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर इस ऑप्शन में देखा जाए कि झरना जो प्रकाशित हुआ है, तो झरना की बात करी जाए तो जो आपका झरना है वो आपका 1918 ईस्वी में क्या होता है, प्रकाशित होता है। कौन सी का, झरना। और ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, अब बात करें आगे। आगे के बाद पेशोल की प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है। बात कर रहे हैं कि पेशोल की प्रतिध्वनि। अच्छा, जब भी छायावाद की बात करी जाए तो लगभग छायावाद में देखा जाए तो आपके प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी जी और निराला जी, ये जो 4 नाम है, ये 4 नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं चारों नामों से आपके ज्यादा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 नामों को केंद्र में रख के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो हमको ध्यान देखना है, मान लीजिए 4 नाम है, अगर 4 नाम आपका है, इसमें से इस चारों ऑप्शन में से कोई एक अलग ऑप्शन दे दिया, तो ज्यादा फोकस आपके 4 नामों पे करना है। अगर 4 ये जो 4 नाम है, 4 स्तंभ है, इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो ज्यादा 70% आप क्वेश्चन जो है छायावादी का दौर का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि पेशोल की प्रतिध्वनि किसकी, पेशोल की प्रतिध्वनि किसकी है। पेशोल की प्रतिध्वनि की बात करी जाए तो ये किसकी है, प्रसाद जी की है, पंत जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, निराला जी की है। तो बात करी जाए पेशोल की प्रतिध्वनि, तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि निराला जी जो कविताएं लिखे हैं, निराला जी ज्यादातर कविता लिखे हैं और प्रसाद जी ज्यादातर जो है गद्यांश में, हालांकि पद्यांश में भी वो लिखे हैं, लेकिन प्रसाद जी ज्यादातर जैसे महाकाव्य लिखे हैं। वो जयशंकर प्रसाद यानी कि महाकाव्य लिखते हैं कामायनी, जिसमें आपके 15 सर्ग आते हैं। कितने सर्ग आते हैं, कामायनी की बात करी जाए जो आपकी कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य में आपके कुल 15 सर्ग आते हैं। ठीक है, 15 सर्ग आते हैं। तो ये महाकाव्य है, महाकाव्य लिखने का काम किसने किया, जयशंकर प्रसाद जी ने किया। ठीक है, तो कविताओं की बात अगर करी जाए तो वो निराला जी पे जाता है, महादेवी वर्मा जी पे जाता है। लेकिन अगर बात करी जाए कि कविता जो महाकाव्य वगैरह है, गद्यांश की बात है, तो प्रसाद जी पे जाता है। तो ये, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कविता की, तो पेशोल की प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है। तो ये जो छायावादी कविता है इसकी है प्रसाद जी की। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कामायनी को देखिए अभी हमने कामायनी की बात कर रहे थे, हमने किया था, तो आपको कामायनी के जब भी कामायनी का नाम आए तो कामायनी यानी कौन, प्रसाद जी। कौन, प्रसाद जी। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान। हमने पहले ही बात करी थी कामायनी क्या है, एक महाकाव्य। यहां से एक आपको जो है आंसर ये भी निकल के आता है, कामायनी क्या है, कामायनी एक आपका महाकाव्य। ठीक है, कामायनी क्या है, महाकाव्य। तो कामायनी को महाकाव्य कहने वाले कौन है, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और राम कुमार वर्मा। तो बात करी जाए कामायनी को महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन है, तो कौन है वो, डॉक्टर नागेंद्र जी है। आलोचना के रूप में डॉक्टर नागेंद्र जी भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी क्या है, कामायनी को महाकाव्य, मानव चेतना के विकास की बात। अब बात कर रहे हैं कि मानव चेतना के विकास की बात कर रहे हैं,
तो मानव चेतना की विकास की बात करी जाए, कामायनी का आपका नवम सर्ग आता है श्रद्धा। कौन आता है? श्रद्धा। ठीक है, ये जो श्रद्धा आपका नवम सर्ग है, कौन सा है? नौवां सर्ग जो है, इसमें बात करी गई है, उसमें कहा गया कि तुंग हिमालय के शिखरों पर बैठ शिला की शीतल छाए, एक पुरुष नैनों भीगों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो कहते कि ऊपर हिम था, यानी नीचे हिम था, ऊपर जल था, एक तरल था, एक सघन था, एक ही तत्व की प्रधानता, कहूं उसे जड़ या चेतन। तो यहां पर जड़ या चेतन यानी कि मानव की चेतना की विकास की जो बात का मायने में की गई है, आपको नवम सर्ग श्रद्धा से प्रतीत होता है कि जो आपका नवम सर्ग श्रद्धा है, उसमें मानव के विकास चेतना की बात करी गई, यानी कि जो मानव का मानव यानी कि मनुष्य कुल का जो प्रारंभ होता है, मनुष्य जो योनियों में जन्म लेता है, मनुष्य धरती पर आता है, उस चीजों को श्रद्धा के सर्ग में वर्णन किया गया। आप लोग श्रद्धा सर्ग को एक बार पढ़िएगा, बहुत सूक्ष्म से पढ़िएगा, बहुत ही उसके तह में जाके पढ़िएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा जो भगवान होते थे, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, वो किस तरीके से जो है पटरानियां जो होती थी, जो महिलाएं होती थी, जो नर्तकी होती थी। पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में नर्तकी हुआ करती थी, वो डांस करती थी। तो वो जो डांस करती थी, उस डांस का आनंद वो कैसे लेते थे, ये श्रद्धा सर्ग में दिखाया गया। जो स्त्रियां होती थी, उनको भोग विलास की वस्तु समझते थे। क्या उनके जब गालों से हवाएं गुजरती थी, तो उसका वो आनंद लेते थे। यानी कि नक्सिक वर्णन एक शब्द आता है, यानी कि नाक, कान, होठ, इसका जो वर्णन होता है, ये श्रद्धा सर्ग में बहुत सटीक तरीके से किया गया है। श्रद्धा सर्ग जो है, उसमें जो नर्तकियां होती थी, जब वो डांस करती थी, तो क्या करते थे, जब डांस करने के समय जब पूर्वा बयारें चलती थी या पछुआ बयारें चलती थी, तो उनके गालों से, उनके होठों से जब हवाएं गुजरती थी, तो गुजर के जब वो राजा महाराजा के पास, यानी कि जो उस समय के थे हुआ करते थे, उनके पास जो हवाएं जाती थी, उसका वो आनंद लेते थे। अब आप सोच सकते हैं कि वो अपने आनंद की कहां कहां आनंद के कड़ी को ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कामायनी के नवम सर्ग श्रद्धा में दिखाया गया है, यानी कि मानव चेतना के विकास की बात करी गई है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अंग्रेजी साहित्य के अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिज्म में कौन सा युग प्रभावित है? कौन सा? छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से बात करी जाए तो आपके छायावाद युग, भारतेंदु युग की बात करी जाए तो भारतेंदु युग से आपके आधुनिकता का दौर प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग जब आता है, भारतेंदु युग से ही आपका मनुष्य चेतना का प्रारंभ होता है। किसका? मनुष्य चेतना का प्रारंभ होता है। यानी कि पहले की जो कविताएं हुआ करती थी, पहले की जो रचनाएं हुआ करती थी, वो मनुष्य कुल से दूर हुआ करती थी, यानी कि जो मनुष्य की समस्याएं हुआ करती थी, उससे इतर थी। पहले यानी कि जो आधुनिक काल के पहले के काल थे आपके, जैसे आपके भक्ति काल हो गए, रीति काल हो गए, आदि काल हो गए, तो ये जो काल था, इस काल में क्या होता था कि केवल राजा महाराजा के बखान के, राजा महाराजा का गुणगान किया जाता था। यानी कि जो कविताएं करी जाती थी, उस कविता में क्या होता था कि जो राजा होते थे, उनका बखान करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए ही कविता करी जाती थी। लेकिन जैसे ही आधुनिकता का दौर प्रारंभ होता है, भारतेंदु युग आता है, उस समय मनुष्य चेतना जागृत होकर आती, मनुष्य परख चेतना, यानी कि नव जागरण परख चेतना उत्पन्न होकर आती। किस युग में? आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, यानी कि भारतेंदु युग जो आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जिसे प्रारंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने एक जो है रचना में लिखते हैं कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो उसमें ये भी बताते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं, अच्छा एक चीज देखा जाए कि जो आधुनिकता का दौर था, उस समय हम गुलाम हुआ करते थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का बहुत प्रभाव था। किसका प्रभाव था? तो जो हमारे कवि हुआ करते थे, एक तरह क्या कि अंग्रेजों को झांसा देने का प्रयास करते थे, एक तरह उनको अपने मतलब कि अपने चंगुल में फंसाते थे, तो दूसरे तरफ उनके ऊपर कुठाराघात करते थे। जैसे लिखा जाता कि आओ रानी हम धोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। यानी कि जो बाबा नागार्जुन होते हैं, बाबा नागार्जुन जी लिखते हैं कि कई दिनों तक चक्की रोवा चूल्ही रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके बाद, दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, ठीक है, लगी भीत पे पलियों की गश्त कई दिनों के बाद। तो बाबा नागार्जुन जी लिखते हैं कि जो समाज की परिस्थिति थी उस समय, वो आपका जो परिस्थिति थी वो क्या था कि अंग्रेजों से बंधा हुआ था, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जो कवि हुआ करते थे वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कहीं ना कहीं उनको अंदर से खोखला करने का प्रयास करते थे। तो लिखा जाता था कि आओ रानी हम धोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल।
ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया के ऊपर कुठाराघात करते हुए लिखा जाता है। बाबा नागार्जुन जी भी लिखते हैं कि कई दिनों तक चक्की रोया चूल्ही रही उदास। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखा जाए कि मनुष्य जागरण परख चेतना जब भी प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है? आधुनिक काल से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? आधुनिक काल से प्रारंभ। अगर मनुष्यों के लिए देखा जाए, यानी कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए देखा जाए, अगर पूछा जाता है कि समाज में नव जागरण परख चेतना कब आती है उभर कर, तो कब आती है? भारतेंदु युग में आती है। ठीक है। तो हम बात करिए कि रोमांटिसिज्म का कौन सा युग प्रभावित है? अंग्रेजी साहित्य से। तो ये जो अंग्रेजी साहित्य था, उस समय अंग्रेजों का भी बोलबाला था, अंग्रेजी साहित्य लिखा जाता था। तो अंग्रेजों के रोमांटिज्म से, यानी कि जो उनका रोमांटिज्म था, जो उनके मनोरंजन का साधन था, उससे ये युग प्रभावित होता है। यानी कि छायावाद कहा जाता है कि खुल गए छंद के बंद वाड़ी हुई अनप्रास। अब बात कर ली जाए कि छायावाद कहते किसे हैं। अभी हमने बात करी थी कि छायावाद कहते किसे, आपसे पूछा था मैंने। ठीक है। तो छायावाद की बात करी जाए कि जो छायावाद होता है, जिस तरह देखा जाए, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाता है पहले ये मैं बता दूं, इसका आंसर होगा छायावाद। ठीक है। तो छायावाद की बात करी जाए कि छायावाद क्या होता है। जैसे आपका जो शरीर है उसकी एक प्रतिबिंब है, तो जैसे आपका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है ना, तो ठीक ऐसे छायावाद में भी कहा कुछ जाता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे निराला जी कहते हैं कि रवि हुआ अस्त। रवि हुआ अस्त क्या कहते हैं? कहते हैं कि रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त। अब इस रवि हुआ अस्त का क्या मतलब है? हम ये सोचेंगे कि सूरज डूब रहा है, यानी कि रवि यानी सूरज डूब रहा है। लेकिन यहां इनके कहने का तात्पर्य यह था कि रवि हुआ अस्त। रवि हुआ अस्त का कहने का मतलब यह था कि हम पराधीन हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता खो जा रही है। रवि हुआ अस्त का ये एक तरीके से देखिए तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव, यानी कि जो तुलना कर रहे हैं उस तरीके से कह रहे हैं कि रवि हुआ अस्त, यानी कि सूरज का जैसे अंत हो रहा है उसी तरीके से हमारा भी अंत हो रहा है। तो छायावाद का मतलब यही है कि कहा कुछ जाता है, उसका अर्थ कुछ होता है। ठीक है। इतनी बात समझे। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद का किसे कहते हैं, तो आप सब इतना बता सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, उसी तरीके से छायावाद में, छायावाद का जो शब्द है उसका अर्थ भी अलग है। कहा कुछ जाता है, उसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे कहा जाए रवि, तो आप समझ लेंगे रवि का अर्थ सूर्य, लेकिन यहाँ सूर्य का अर्थ नहीं मतलब है, यानी पराधीनता से, यानी कि हम पराधीन हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता खो जा रही है। और बात करी जाए कि छंदबद्ध, इसके पहले जो कविताएं हुआ करती थी वो छंदों से बद्ध हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही आपका छायावाद निकल कर आता है तो छायावाद में क्या होता है कि खुल गए छंद के बंद वाड़ी हुई अनप्रास, यानी कि छंद मुक्त कविताएं होने लगी। चलिए इतनी बात हो गई, आप सबको छायावाद समझ में आ गया कि अंग्रेजी साहित्य रोमांटिज्म से कौन सा युग प्रभावित था, वो तो छायावाद था। अब बात कर ली जाए प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रयन शैव दर्शन के आधार पर किया। किस दर्शन के आधार पर? शैव दर्शन। शैव दर्शन की बात करी जाए, किसकी? शैव दर्शन। तो प्रसाद जी की आप देख रहे हो लहर झरना महाराणा का महत्व। ठीक है। तो काव्य की बात करी जा रही है। अभी हमने बात करी थी महाकाव्य इनका कौन सा था? कामायनी था। कौन सा था? कामायनी था। इनका महाकाव्य क्या था? कामायनी था। तो हम कामायनी पर बात कर रहे थे। ठीक है। तो जो कामायनी है, कामायनी की बात करिए, शैव दर्शन हमने बात अभी इससे पहले ही करी थी कि इसमें जो आपके हुआ करते थे देवता लोग हुआ करते थे, यानी कि मनुष्य जब ये धरती पर जन्म लेता है, श्रद्धा और मनुष्य, इस तरीके की बात होती थी। तो शैव दर्शन से शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये चीजें, इसका आंसर क्या हो सकता है? कामायनी हो सकता है। ये बहुत ही आसान आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा? क्या कि अपने बारे में बसंत का अग्रदूत, क्या कि अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा? बात कर रहे हैं हम बसंत के अग्रदूत की। तो नाम आता है कि छायावाद के जो चार स्तंभ है, महादेवी वर्मा, प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक कवि है क्योंकि जिन्होंने कहा है कि बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा। तो बसंत का अग्रदूत की बात करी जाए तो बाबा निराला जी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये कहते हैं कि ये अपने बारे में कहते हैं कि बसंत का अग्रदूत, बसंत के अग्रदूत। इनकी एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। यही दारागंज के रहने वाले थे, दारागंज में रहते थे, आपके इलाहाबाद के जो संगम के पास में आपका है दारागंज। तो दारागंज में बाबा निराला जी रहते थे।
एक समय की बात है कि ये बैठे हुए रहते हैं और गर्मी का मौसम होता है खूब, और देखते हैं कि एक जो परिश्रमी महिला थी, एक परिश्रमी महिला जो है किस तरीके से पत्थर को तोड़ रही है अपने घर का लालन पालन करने के लिए, अपने बच्चों का जो है पेट भरने के लिए जो है किस तरीके से पत्थर को तोड़ रही है। और उसके पास कहते हैं कि कोई ना छाया तार वृक्ष जिसके तरु वह बैठी हुई स्वीकार, यानी कि कहते हैं कि कोई ऐसी वहां पे छायादार वृक्ष भी नहीं है कि जिसके पास वो बैठकर थोड़ा सा छांव ले सके। तो निराला जी यही कहते हैं कि बसंत के अग्रदूत किसमें है? निराला जी बसंत के अग्रदूत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा था मुक्त छंद में लिखी हिंदी की प्रथम कविता, यानी कि जो आपका मुक्त छंद है, मुक्त छंद में लिखी हिंदी की प्रथम कविता की बात करी जाए, जूही की कली, आंसू, गुंजन और प्रेयसी। तो बात करी जाए कि मुक्त छंद, खुल गए छंद के बंद वाणी हुई अनप्रास। बार बार ये शब्द मैं क्यों दोहरा रहा हूं? बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जो आपका छायावाद था, जो छायावाद युग था, उस छायावाद युग के पहले जो कविताएं हुआ करती थी वो छंदों से बंधी हुई हुआ करती थी। वो कविताएं महलों में कैद हुआ करती थी। वो कविताओं राजा और महाराजा के लिए गुणगान किया करती थी। वो समाज में व्याप्त बुराइयों पर नहीं लिखी जाती थी। जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, उस पर नहीं लिखी जाती थी। तो छायावाद ही जब आता है, जब छायावाद का दौर आता है, उस दौर में आपकी कविताएं छंदों से मुक्त हो जाती हैं। तो हिंदी में छंद में लिखी, यानी कि मुक्तक छंद में लिखी प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। तो चलिए आप सब बताइएगा कि जूही कली किसकी प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, तो इतना मैं हिंट कर देता हूं कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक ही है जिनकी जूही की कली नामक कविता है। ठीक है, खुल गए छंद के बंद किसने कहा? खुल गए छंद के बंद, बात करें खुल गए छंद के बंद। फिर देखिए बात जो हम कर रहे थे वही आई, निराला जी, पंत जी, धर्मवीर भारती, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो पंत जी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि खुल गए छंद के बंद वाड़ी हुई अनप्राश। तो पंत जी कहते हैं कि छायावाद में जो बंधन था छंदों का वो खुल गया। ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा? यानी कि जो छायावाद है वो सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? तो आपका ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे। बात आती है नवजागरण परख चेतना की, कि नवजागरण परख चेतना ये क्या है? नवजागरण परख चेतना। ठीक है, तो नवजागरण की बात करी जाए तो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो आपका आधुनिक काल था, क्या था? आपका आधुनिक काल था। इस आधुनिक काल में ही आपके नवजागरण परख चेतना की शुरुआत होती है। आधुनिक काल में क्या? नवजागरण परख चेतना की शुरुआत होती है। नवजागरण की बात आ गई तो मैं नवजागरण पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि नवजागरण क्या था। तो नवजागरण यही था कि आपका जो काल था आधुनिक काल, इस आधुनिक काल में ही आपके नवजागरण का प्रारंभ होता है। यानी कि नवजागरण यानी कि समाज के लिए जागृत होना, यानी कि फिर से जीवित होना। जो सुप्त अवस्था में थे, जिस सुप्त अवस्था में आप चले गए थे, वो फिर से जागृत होना। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसमें वो लिखते हैं कि जो आपके उसमें वो ये लिखते हैं कि जो आपके जो उस समय के एक सेकंड रुकिएगा, वो ये लिखते हैं कि जो आपके उस समय के समाज में रहने वाले लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, वो एक सुप्त अवस्था में चले गए। किसमें? सुप्त अवस्था में चले गए। एक प्रसंग याद आता है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम, क्या कि जब भगवान श्री राम जी पहुंचते हैं रामेश्वरम धाम, यानी कि उनको समुद्र लांघना होता है। ये पता चल जाता है कि सीता माँ समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका के निकट, अशोक वाटिका के नीचे रहती है। तो बात यह आती है कि 100 योजन समुद्र लांघेगा कौन? आखिर वो शक्ति, अदम्य शक्ति किस महापुरुष में है जो वो शक्ति दिखाकर समुद्र को लांघ सकता है? तो आपको आपके जहन में एक नाम याद आता होगा, सूर्यपुत्र बजरंगबली। सूर्यपुत्र बजरंगबली, यानी कि बजरंगबली के अंदर वो शक्ति है। सूर्यपुत्र ना कहकर उनको वायुपुत्र कहा जाता है। ठीक है,
तो बजरंगबली के अंदर वो शक्ति है कि वही जो है समुद्र को लांघ सकते हैं। तो उनके अंदर जो छिपी शक्ति है उसको जगाने का काम करते हैं कौन? वहां की सेना, वहां की बानरी सेना करती है। ठीक उसी प्रकार आपके भारतीय हरिश्चंद्र जी भी लिखते हैं कि हमारे समाज में जो रह रहे व्यक्ति हैं उनके अंदर भी वो अदम्य साहस है, वो शक्ति है जो समुद्र की तरह लांघ सकते हैं। समुद्र की शक्ति जैसे समुद्र की जो दूरी है उसकी तरह लांघ सकते हैं। लेकिन क्या है, उनकी शक्ति मृत अवस्था में चली गई है। तो जो नव जागरण चेतना आता है वो क्या करता है कि समाज में रह रहे लोगों के अंदर जो शक्तियां छिपी हुई है उन्हें जगाने का काम करता है, यानी कि अतीत से प्रेरणा लेकर फिर से जगाने का काम। ठीक है, तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण किसने कहा? बात करी जाए तो संस्कृत नवजागरण किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निराला की व्यंग प्रधान कविता कौन सी? निराला की व्यंग प्रधान कविता कौन सी? व्यंग प्रधान कविता की बात करी जाए तो निराला जी की जो एक है सरोज स्मृति, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, जूही की कली। तो व्यंग प्रधान कविता की बात करी जाए, सरोज स्मृति की बात करी जाए तो सरोज स्मृति में वो अपने बेटी के लिए लिखते हैं। निराला जी का जो जीवन था ना वो बहुत ही दयनीय था, बहुत ही कह सकते कि दुखों से भरा हुआ था। निराला जी का जो जीवन था वो दुखों का अंबार था। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो इस संसार में अकेले रहते हैं। यानी कि जो उनका परिवार था वो पूरा का पूरा परिवार एक मिट्टी में मिल जाता है। उनकी बिटिया का भी देहांत हो जाता है, उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। तो अपनी पुत्री के लिए, पुत्री की याद में लिखते हैं सरोज स्मृति। लेकिन आपको व्यंग प्रधान कविता की बात करी जाए तो यहाँ लिखा गया है जूही की कली। क्या? जूही की कली जो है क्या है? व्यंग प्रधान है। अब बात आती है कि मैं शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाली यह उद्घोषणा किसकी है? यानी कि जो अच्छा मैं शैली का प्रारंभ की बात करी जाए तो छायावाद में ही मैं शैली का प्रारंभ होता है। मैं शैली को यूज किसमें किया जाता है? छायावाद में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसकी, ये जो प्रसाद है, पंथ है, निराला महादेवी, तो ये जो मैं शैली की बात करी जाए तो निराला जी ही मैं शैली को यूज करते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी? बात करी जाए जयशंकर प्रसाद की, बार बार देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है, निराला जी का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी? बात करी जाए तो उनकी रचना है, आपको पता ही होगा, कामायनी, यानी कि महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य क्या? महाकाव्य 15 सर्गों में विभाजित। नवम सर्ग श्रद्धा और मनु। नवम सर्ग श्रद्धा, आंसू, झरना, चित्रधारा। तो जो ब्रज भाषा में बात करी जा रही है, ब्रज भाषा में क्या लिखा गया है? चित्रधारा नामक इनकी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब बात करी जाए कि छायावाद के प्रथम प्रयोगशाला किस कीर्ति के लिए कहा जाता है? तो झरना किसकी है? प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, आंसू। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झरना किसकी है। झरना की बात करी जाए तो इसका जो आंसर होगा, प्रयोगशाला की बात करी जाए तो झरना ही होगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसू और झरना किस कवि की कविता या रचना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित होती है? यानी कि जो जूही की कली है उसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो इसका प्रकाशन वर्ष सटीक देखा जाए तो 1916। क्या है? 1916 है। चलिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? ये जो कथन है छायावाद सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा? तो किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है कि जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। क्या है? सूक्ष्म विद्रोह है। अब बात करें कला और बूढ़ा चांद, यानी कि कला और बूढ़ा चांद ये छायावादी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो बात करी जाए सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। नागार्जुन की एक बहुत ही चर्चित कविता है कि लिखते हैं कि
वो लिखते हैं कि कई दिनों तक चक्की रोया चूल्ही रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस, ताना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो ये नागार्जुन जी की कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सब पढ़िएगा, काफी आनंद आएगा। ये जो नागार्जुन जी की कविता है ना, ये उस समय के समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त अंग्रेजी शासन को, समाज में व्याप्त कुरीतियों को बयां करती है अपने शब्दों में। और ये बयां करने का प्रारंभ कब होता है? आधुनिक काल में, यानी कि नव जागरण परक चेतना। तो इसका बूढ़ा कला और बूढ़ा की बात करी जाए तो ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी की। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो शोक गीत की बात करी जाए तो सरोज स्मृति। कभी भी शोक की बात आए ना तो निराला जी की बात करी जाए तो शोक सरोज स्मृति में लिखते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उनके बिटिया की सरोजा जो थी उनकी बिटिया, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो निराला जी उन्हीं सब पे शोक से भरे हुए लिखते हैं कि सरोज स्मृति। और निराला जी का जो जीवन था पूरी तरीके से शोक ग्रस्त था, पूरी तरीके से शोक में पला सना और बढ़ा था। ठीक है, चलिए अनामिका किसकी है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइएगा कि पल्लव, पल्लव किसकी प्रसिद्ध रचना है? महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? महाप्राण, यानी कि देखिए महाप्राण की बात करी जाए तो महाप्राण निराला कहा जाता है कि महाप्राण निराला, बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि महाप्राण निराला। तो इसका आप आंसर बहुत ही जल्दी से और बहुत ही लघु क्षण में, यानी कि बहुत ही अति सूक्ष्म समय में आप इसे दे सकते हैं। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया कि महाप्राण निराला? क्या महाप्राण निराला? अच्छा, अगर आपको त्रिपाठी जी की कविता को सुनना है अच्छे से तो महाप्राण निराला जी की कविता आपके देखेंगे एक तर्पण नामक तर्पण चला हुआ है। तर्पण को आपके जो है कुमार विश्वास जी तर्पण नामक एक चलाते हैं सीरीज, और उसमें ये जो निराला जी की कविता है जुहू की कली, आपके सरोज स्मृति और आपके जो है इलाहाबाद के पथ पर, यानी कि परिश्रमी स्त्री की सारी की विवेचना उसमें की, आप सब सुनिएगा तो काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो महाप्राण की बात करी जाए तो महाप्राण किसे कहा गया है? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा गया। किसे कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, यानी कि स्वच्छंदता की बात करी जाए कि खुल गए छंद के बंद, यानी कि स्वच्छंद यानी कि छंदों से मुक्त हो गई कविताएं, यानी कि पहले छंदों में बंधी हुआ करती थी, अब छंद से मुक्त हो गई। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? तो आपके जेहन में नाम आता होगा रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, रामकृष्ण, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि HPT। तो जब भी स्वच्छंदता निरालावादी की निराला जी की निराला काल की बात करी जाए, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं हो सकता, तो आप हमेशा लगाइएगा कि HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? यानी कि निराला की साहित्य साधना, निराला जी के साहित्य साधना नाम से एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो बात करें जाए, एक आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा, इंदुनाथ, आपका विद्यानिवास मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति की बात करी जाए अगर कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी, तो इस पंक्ति पे, ये पंक्ति जब भी आए तो आपके जेहन में बस इतना याद आना चाहिए, गुप्त जी। कौन है? गुप्त जी। और वो गुप्त जी कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी नहीं, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है, जिन्होंने लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यानी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में आंचल में दूध है आंखों में। ठीक है, तो ये हमारा जो कुछ चुनिंदे क्वेश्चन थे आपके छायावाद के, जिसपे हमने आज बात की, विस्तृत चर्चा में किया बात हमने। तो हम आप सभी से आशा करते और उम्मीद करते हैं कि ये सत्संग हमारा आप सभी को बहुत ही
पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया होगा तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे इस सेशन को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको मदद मिल सके। और उनको बताइए कि एक हरी टेक एकेडमी नामक चैनल है जिसने प्रण ले लिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को खंगाल कर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो हमारी सीरीज जो चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें अगला सीरीज जो हमारी आने वाली है छायावाद आ चुकी है। अब छायावाद में अभी कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, जो चुनिंदे प्रश्न है, वो मैं आप सबके समक्ष लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आप सब स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।